दोस्तों, मैं संदेश अपने चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अपर्दन के कारकों में आज का जो हमारा कारक है, जो एजेंट है, कह सकते हैं वो है भूमिगत जल, ग्राउंड वाटर, जिसे हम सब सरफेस वाटर भी कहते हैं। हम लोग इसके पहले ऑलरेडी बहुत सारे अपर्दन के कारकों का अध्ययन कर चुके हैं, उनके कार्यों को समझ चुके हैं, उनके अपरदनात्मक और निक्षेप जनित स्थल रूपों का हमने गहराई से अध्ययन किया, जैसे कि विंड हो गया, रनिंग वाटर या रिवर और ग्लेशियर। इन सब की स्टडी करने के बाद आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं वर्क्स ऑफ ग्राउंड वाटर, अर्थात भूमिगत जल के कार्य। ये जो हमारा टॉपिक होगा ये 3 पार्ट्स में होगा। पहले पार्ट में, इस वाले पार्ट में हम अध्ययन करेंगे बेसिक्स पे और इसके कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स पे, क्योंकि अगर इन टर्म्स का अगर हम यहाँ अध्ययन कर लेंगे तो आगे बहुत जगह इन टर्म्स का यूज होता रहता है, तो हमें कोई कठिनाई नहीं होगी। और ये टर्म्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हैं और हम बेसिक जानेंगे कि बेसिकली ग्राउंड वाटर क्या होता है, कहाँ पर इस तरह के लैंडफॉर्म्स हमें मिलते हैं। तो आज का ये पार्ट एक प्रकार का इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर होगा। इसमें हम बेसिक्स पे बात करेंगे, इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स या शब्दावलियों का अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात पार्ट 2 हमारा इरोजनल लैंडफॉर्म्स का होगा और पार्ट 3 हमारा डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स का होगा। तो चलिए अपने इस पार्ट 1 को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बेसिक से, जिसमें कि हमको यह जानना है कि व्हाट इज ग्राउंड वाटर, भूमिगत जल अर्थात है क्या। चलिए इसे देखते हैं। जैसा कि यहां पर लिखा गया है कि पृथ्वी की ऊपरी सतह के नीचे भूपृष्ठीय अर्थात पृथ्वी के अंदर जो हमारी चट्टानें हैं उनके छिद्रों तथा दरारों में स्थित जल को हम ग्राउंड वाटर या सब सरफेस वाटर और हिंदी में कहें तो भूमिगत जल की संज्ञा प्रदान करते हैं। अर्थात पृथ्वी की ऊपरी सतह जिस पे हम रह रहे हैं उसके नीचे जो रॉक्स हैं, रॉक्स में जो छिद्र हैं और दरार हैं, वहां पर जो वाटर है वही है हमारा ग्राउंड वाटर या सब सरफेस वाटर। और चूंकि यह ऊपरी सतह के नीचे हमें मिलता है, अतः इसे हम सब सरफेस वाटर भी कहते हैं। मतलब भूमिगत जल, ग्राउंड वाटर और सब सरफेस वाटर, अधः तल जल। नाम को याद रखना जरूरी होता है, क्योंकि मान लीजिए कहीं सब सरफेस वाटर लिखते हुए आ गया तो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए 2 टर्म्स आप याद कर लीजिए। एक ग्राउंड वाटर, भूमिगत जल, ये तो बहुत ही फेमस है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन एक नया टर्म भी आज सीख लीजिए, अधः तल जल या सब सरफेस वाटर। तो इसकी डेफिनेशन बहुत इजी है। भूमिगत जल का मतलब ये होता है कि हमारी भूमि के अंदर जो जल है, अर्थात हमारी जो ऊपरी सतह है उसके अंदर जो चट्टानें हैं उसके छिद्रों और दरारों में जो भी जल है वही है हमारा ग्राउंड वाटर या सब सरफेस वाटर। बहुत ही सिंपल से इसकी डेफिनेशन है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे लिख सकते हैं और अपने शब्दों में इसकी आप व्याख्या भी कर सकते हैं। बहुत ही सरल, एक सटीक इसकी परिभाषा ये है। इसके पश्चात सेकंड पॉइंट है कि गति तो इसमें नहीं होती है, और होती भी है तो बहुत कम। और गति जब इसमें नहीं होती है तब उसका कोई भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होता। अगर हम यहाँ पे इसकी गति की बात करें तो जैसा इसमें लिखा हुआ है कि सब सरफेस वाटर में जब गति नहीं होती है तब उसका भूआकृति विज्ञान और भूगर्भ शास्त्र अर्थात जियोलॉजी और जियोमॉर्फोलॉजी की दृष्टि से महत्व नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि गति बहुत तेज होती है, गति इसमें होती है। गति इसमें जितनी गति ओशनिक वेव्स में होती है, जितनी गति रनिंग वाटर में होती है, या जितनी गति ग्लेशियर में होती है, ग्लेशियर भी स्लो होता है बट इसकी स्पीड बहुत स्लो होती है और इसको जनरली हम देख भी नहीं सकते हैं। इसके कार्य को बहुत धीरे धीरे ग्राउंड वाटर अपने इरोजनल और डिपोजिशनल कार्य को करता है, अर्थात अपरदन और निक्षेपण के कार्य को करता है। और ये बेसिकली इसकी गति के लिए जो सटीक शब्द है वो है रिसाव। ये जिस प्रकार की गति करता है, जिस प्रकार का मोशन करता है ग्राउंड वाटर, उसके लिए जो सटीक शब्दावली है, जो सटीक टर्म है वो है रिसाव। वैसी गति तो इसमें नहीं होती है जिस प्रकार की रनिंग वाटर में, रिवर में हो रही है।
और सारे कारकों में हो रही है, लेकिन इसकी गति अलग प्रकार की, जिसके लिए हम रिसाव शब्द का प्रयोग करते हैं। अर्थात रिश्ते रिश्ते उस भूमि को काटते काटते ये अपने लैंडफॉर्म्स का निर्माण करता है, जो कि हमारे इरोजनल लैंडफॉर्म्स होते हैं, और जब जमाव करता है तो वो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हो जाते हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट जो कि कह रहा है कि सब सरफेस वाटर का कार्य ऊपरी सतह तथा नीचे दोनों स्थानों पर होता है, क्योंकि ऊपरी सतह पर भी जल रिश्ते समय कुछ लैंडफॉर्म्स का निर्माण करता है, अपर्दन का कार्य करता है, घोलीकरण अर्थात घोलने का काम करता है। वही रिसाव वाली बात जो भी हमने की थी वही बात यहाँ की जा रही है, जिससे छोटे छोटे गर्त तथा कटक का निर्माण होता है। अभी जब हम इरोजनल लैंडफॉर्म्स अगले पार्ट में पढ़ेंगे तो वहां हम इसके अध्ययन करेंगे। ऊपरी सतह के नीचे जब पारगम्य चट्टान की स्थिति होती है तो ऊपरी जल रिस कर नीचे चला जाता है, जहां अपर्दन व निक्षेप से स्थल रूपों का सृजन होता है। यहां यह कहने का प्रयास किया जा रहा है कि मान लीजिए यहां से जल आ रहा है, एक मैं छोटा सा एक मॉडल बना के दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, और अगर यहां से जल आ रहा है और ये जो रॉक है ये पारगम्य है, अर्थात जल इसके नीचे जा सकता है। अगर ये रॉक अपारगम्य होगी तब तो जल इसके नीचे जा ही नहीं पाएगा, यहीं एकत्रित हो जाएगा। लेकिन अगर ये वाली रॉक जो है ये पारगम्य है तो जल इसके नीचे चला जाएगा और नीचे जाके अंदर पहुंच जाएगा, हमारे जो हमारी ऊपरी सरफेस है जहां हम रहते हैं, जो ऊपरी सतह है पृथ्वी की, उसके अंदर चला जाएगा। अगर लेयर या कह सकते हैं चट्टान पारगम्य अर्थात जल उसके पार जा सकता है तो, और नीचे जाके तरह तरह के लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन करेगा, जो कि हमारे कुछ इरोजनल लैंडफॉर्म्स होंगे और कुछ हमारे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स होंगे। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने ग्राउंड वाटर की डिफिनेशन को हमने देखा। अगर हम एक बार एक शॉर्ट नोट के रूप में इसे समझें तो हम कैसे लिखेंगे, आइए इसे देखते हैं। हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ग्राउंड वाटर भूमिगत जल वास्तव में पृथ्वी की सतह के नीचे चट्टानों के छिद्रों और दरारों में स्थित जल होता है। इसकी गति बहुत ही कम होती है और इसकी गति को अगर हमें बताना हो तो हम कह सकते हैं कि ये सामान्यतः रिसाव करता है, अर्थात ये रिस कर अपने कार्य को करता है, बहुत तेज इसमें गति नहीं होती है। और जब रिसाव करेगा तो ये जिस सरफेस पे है उसको घोलने का काम करता है, जिस प्रक्रिया को हम घोलीकरण कहते हैं, और बहुत सारे लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन करता है, इरोजनल लैंडफॉर्म्स और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। हो सकता है अभी आपको घोलीकरण का कॉन्सेप्ट न क्लियर हो, लेकिन अभी आगे हम कुछ चीजों को पढ़ेंगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अगर इसके हम स्रोतों की बात करें तो एक तो जल वर्षा और दूसरा हिम। हिम के पिघलने से भी जल की प्राप्ति होती है, और वो जल जब रिस के अंदर जाता है तो वो भी ग्राउंड वाटर या सब सरफेस वाटर के रूप में एकत्रित होता है। वास्तव में सब सरफेस वाटर कहीं बाहर से नहीं आता है, जो जल हमारा है वही जब रिस कर अंदर की ओर जाता है तो वही स्टोर होता रहता है, और उसे ही हम नाम देते हैं ग्राउंड वाटर या सब सरफेस वाटर। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा सोर्स है वो है रेनफॉल, जल वर्षा। अगर हम रीजनल स्टडी करें थोड़ा सा ग्राउंड वाटर की तो हम देखते हैं कि माउंटेन एरिया, प्लेटू एरिया और प्लेन एरिया, तीन हमारे एरिया हैं। कहाँ पर इसकी स्थिति अच्छी होगी, तो अगर माउंटेन को देखें तो यहाँ पर जो कि ढाल बहुत स्टीप होता है और रॉक हार्ड होती है, इसीलिए जो हमने वहां पे बात की थी लेयर के पारगम्य और अपारगम्य की, तो जब इसकी हार्ड रॉक है, हार्ड रॉक का मतलब लेयर जो होगी वो अपारगम्य होगी, अर्थात जल उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, और स्टीप स्लोप है तो जल तेजी से बह जाएगा, एक जगह रुक नहीं पाएगा। इस कारण से माउंटेन एरिया में ग्राउंड वाटर की स्थिति बहुत ही पुअर होती है, बहुत ही खराब होती है, अच्छी नहीं मानी जाती। कारण क्या है, हो सकता है कभी आपसे पूछा जाए, तो कारण आप बताएंगे स्टीप स्लोप। स्टीप स्लोप होने से क्या होता है कि अगर वाटर कहीं पर थोड़ी देर रुकेगा तभी तो वो नीचे जा पाएगा, और अगर वो रुकेगा ही नहीं, तेजी से तीव्र ढाल होने के कारण नीचे बह जाएगा, तो उसको नीचे जाने का मौका ही नहीं मिल पाएगा पृथ्वी की सतह के अंदर। तो इसलिए एक तो ये कारण है पुअर होने का
और दूसरा हार्ड रॉक। अगर हार्ड रॉक है तो जल उस रॉक को क्रॉस करके सतह के अंदर नहीं जा पाएगा, क्योंकि अभी हमने ऊपर बात की थी, जो इस वाले पॉइंट पे हमने यहाँ पे बात की थी। अगर आपने मिस कर दिया है तो वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। वहां पे हमने बात की थी कि पारगम में अगर चट्टान है, अर्थात जल अगर उसे पार कर सकता है तो ही नीचे जा पाएगा और एकत्रित हो पाएगा, नहीं तो नहीं जा पाएगा। और अगर ये रॉक हार्ड है तो जल यहाँ पे नहीं जा पाएगा नीचे। तो ये दो कारण है कि जो माउंटेन एरिया है यहाँ पे, जो सब सरफेस वाटर है या ग्राउंड वाटर है, इसकी कंडीशन अच्छी नहीं है। दूसरा हमारा प्लेटो। प्लेटो प्लेटो में माउंटेन से कुछ स्थितियां बेहतर हैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी नहीं है। एक चीज तो यहाँ ठीक है कि चलिए स्टीप स्लोप नहीं है, थोड़ा जल एकत्रित हो रहा है, माउंटेन वाली स्थितियां तो नहीं है, लेकिन हार्ड रॉक यहाँ भी है और डिजर्ट एरियाज हैं, वर्षा भी कम होती है कहीं कहीं। तो यहाँ भी बहुत अच्छी कंडीशंस नहीं है। जल हार्ड रॉक के कारण, अपारगम्य स्थिति होने के कारण, और अगर डिजर्ट एरिया है तो वर्षा भी कम होती है। माउंटेन एरिया में तो मान लीजिए ग्लेशियर पिघलने से जल मिल सकता है, लेकिन प्लेटो एरिया में तो वर्षा भी कम हो रही है, मान लीजिए डिजर्ट अगर है और हार्ड रॉक तो है ही, तो जल अपारगम्य चट्टान होने के कारण, अपारगम्य स्तर होने के कारण, या कह सकते हैं लेयर होने के कारण क्रॉस नहीं कर पाता है और पृथ्वी की ऊपरी सतह के नीचे वहां तक नहीं जा पाता है। सी, प्लेन एरिया। प्लेन एरिया रिच है, अच्छा माना जाता है भूमिगत जल की दृष्टि से। इसका कारण है, एक तो सबसे बड़ा कारण है रिवर्स, नदियां हैं, और सॉफ्ट रॉक। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है सॉफ्ट रॉक। सॉफ्ट रॉक होने से प्लेन एरिया में जो जल है वो रिस कर वो अंदर की ओर जाता है, अर्थात ये दो में तो जो चट्टान है वो अपारगम्य है। हम लिख सकते हैं यहाँ पे इसमें और इसमें, और प्लेन वाले में क्या है, पारगम्य। प्लेन वाले में पारगम्य अर्थात जल क्रॉस कर पा रहा है, और बाकी ए और बी में माउंटेन और प्लेटो वाली जो कंडीशंस है वहां पे जल क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो ये दो स्थितियां हैं। और दूसरा एक और अच्छी बात है प्लेन के एरिया के संदर्भ में कि वैसा स्टीप स्लोप भी नहीं है, तो जल को ठहरने का एक मौका मिल रहा है, और जल जब रुक रहा है तो उसका नीचे की ओर रिसाव हो रहा है और वो पृथ्वी के अंदर पहुंच रहा है, और उसका ग्राउंड वाटर या सब सरफेस वाटर के फॉर्म में उसका एकत्रीकरण हो रहा है, वो स्टोर हो रहा है। तो ये रहा एक बहुत ही विस्तृत इंट्रोडक्शन ग्राउंड वाटर या सब सरफेस वाटर के संदर्भ में। एक बार मैं सारे जो भी अभी हमने स्लाइड्स देखी सबको मैं दिखा दे रहा हूँ, जिससे आप आसानी से उसका स्क्रीनशॉट ले सकें और उसे नोट कर सकें। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर एक रीजनल रूप में स्टडी करी कि माउंटेन एरिया में कैसी स्थिति होगी, प्लेटो में कैसी स्थिति होगी, और प्लेन एरिया में ग्राउंड वाटर की कैसी स्थिति होगी। अब ऊपर जो हमने देखा उसको एक बार फिर से देख लीजिए। दोस्तों यह छोटा सा एक मॉडल है जिसमें ग्राउंड वाटर की स्थिति को दिखाया गया है। ऊपर अनसैचुरेटेड जोन या वेडोज जोन को दिखाया गया है और नीचे सैचुरेटेड जोन को दिखाया गया है, जिसकी स्टडी हम लोग आगे भी करेंगे। ग्राउंड वाटर के बेसिक को जानने के बाद अब हम लोग जो हमें कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स देखने थे, आइए उसका अध्ययन करते हैं। जो हमारा पहला टर्म है वह है एक्वीफर। एक्वीफर फ्रेंड्स, इन जो टर्म्स हैं इनके बारे में बहुत ज़्यादा व्याख्या हमें नहीं करनी है, सिर्फ इन टर्म्स को समझना है कि बेसिकली ये कहना क्या चाह रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है।
तो एक्वीफर का मतलब यह होता है कि मान लीजिए कि ये हमारा ग्राउंड वाटर है, ये रिस रिस के अंदर की ओर जा रहा है और ये हमारी कोई चट्टान है, पारगम में है और यहाँ पर जल रिस रिस के अंदर गया और यहाँ पर एकत्रित हो गया, ये पूरा भर गया बिल्कुल जल से। ये हमारी अपारगम्य चट्टान की स्तर है ये वाली, और ये हमारा मान लीजिए वर्षा का जल आ रहा है और रिसते हुए ये यहाँ पर एकत्रित हो गया, ये पूरा भर गया, इसे ही हम कहते हैं एक्वीफर। यही है एक्वीफर। और अगर हम इसकी एक डिफिनेशन लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि सरफेस के नीचे या धरातल के नीचे चट्टानों का एक ऐसा संस्तर, एक ऐसी लेयर जहां हमारा जो भूजल है या जो ग्राउंड वाटर है वो एकत्रित होता है, और यहीं से जो हम लोग अपने कुओं के लिए इत्यादि के लिए जो जल निकालते हैं वो वास्तव में यहीं से निकालते हैं। मनुष्य द्वारा नलकूपों से निकालने योग्य होता है ये, और अनुकूल दशाओं में होता है, यही कहलाता है एक्वीफर। तो बहुत ही सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है, जहां पर जो हमारा ये जल आ रहा है ऊपर से वर्षा के रूप में, ये एक लेयर पे में एकत्रित होता रहता है, जो हमारा ग्राउंड वाटर के रूप में एक लेयर में एकत्रित होता रहता है, इसे ही हम कहते हैं एक्वीफर। अगर इसके हिंदी टर्म को देखें तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हिंदी में हम कहते हैं इसे जल भरा, अर्थात चट्टानों का वह लेयर या चट्टानों की वह लेयर जो जल से भरी रहती है उसे हम एक्वीफर कहते हैं। हमारा अगला जो टर्म है वो है आर्टेजियन वेल, जिसे हम हिंदी में उद्धृत कूप कहते हैं। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया का भूगोल पढ़ा है, ऑस्ट्रेलिया की रीजनल स्टडी की हुई है, तो वहां पर आपने पढ़ा होगा कि ऑस्ट्रेलिया में ये आर्टेजियन वेल बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा इनकी संख्या है। और आर्टेजियन वेल बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये है, जैसे कि हमने यहाँ पे बात की थी एक्वीफर की, तो ये जल यहाँ भर जाता है, इसे हम जल भरा कहते हैं, एक्वीफर कहते हैं। यहाँ पर अगर हम कुआं खोदें अपने ऊपर वाली लेयर में, तो ये जल तेजी से बाहर की ओर आएगा क्योंकि बहुत प्रेशर होता है, और इसे ही हम कहते हैं आर्टेजियन वेल, उत्सृत कूप। और अगला जो हमारा टर्म है वो है वाटर स्प्रिंग। अक्सर पूछा जाता है कि वाटर स्प्रिंग में और आर्टेजियन वेल में क्या डिफरेंस होता है। तो मेन डिफरेंस ये होता है, सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि उत्सृत कूप में हमको कुआं खोदना पड़ता है। कुआं खोदने के बाद हमको अपने आप जल मिल जाता है। हम मतलब कहने का तात्पर्य, नॉर्मली तो कुआं बहुत गहराई तक खोदना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ही कुआं खोदने पर, चूंकि जल हमारा पास नजदीक में ही है, तो अपने आप जल आ जाता है। तो ये तो हो गया आर्टेजियन वेल का कॉन्सेप्ट। लेकिन वाटर स्प्रिंग में क्या होता है कि जल अपने आप ही आता है, हमें कोई कुआं खोदने की जरूरत नहीं पड़ती, अर्थात मनुष्य को कोई भी इसमें एफर्ट नहीं लगाना पड़ता वाटर स्प्रिंग में। लेकिन आर्टेजियन वेल में मनुष्य को थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा, थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, थोड़ा कुआं खोदना पड़ेगा, उसके पश्चात जल अपने आप आ जाता है। तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है आर्टेजियन वेल में और वाटर स्प्रिंग में। और इसका जो नामकरण किया गया है वो किया गया है ऑल्टोइस। ऑल्टोइस एक जगह है छोटी सी फ्रांस में, वहां इस तरह के कुएं बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। और हमारा आखिरी जो टर्म है वो है कास्ट। कास्ट बेसिकली जो हमारे ग्राउंड वाटर या सब सरफेस वाटर से जो भी हमारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं, चाहे वो इरोजनल लैंडफॉर्म्स हो चाहे वो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हो, उनको हम कास्ट स्थलाकृति या कास्ट टोपोग्राफी कहते हैं। और इनका जो नामकरण किया गया है, ये कास्ट एरिया जो कि पुराने यूगोस्लाविया, जैसा कि आप बगल में मैप में देख रहे होंगे यूगोस्लाविया का मैप, और वर्तमान समय में वो जो क्षेत्र है अभी वर्तमान समय में वो स्लोवेनिया के आसपास का है। स्लोवेनिया एक छोटा सा देश है यूरोप का, बहुत ज्यादा फेमस कंट्री नहीं है। बहुत सारे ऐसे देश हैं यूरोप के जो कम फेमस है, जैसे
क्रोएशिया, स्लोवेनिया, बोस्निया हर्जनगवीना, तो इन देशों में यही लोकेशन है यूगोस्लाविया की। वहीं पर जो स्लोवेनिया देश है, स्लोवेनिया के आसपास का जो क्षेत्र है वही आपका कास्ट एरिया वाला है, और उसी के नाम पर इस पूरे जो हमारे लैंडफॉर्म्स हैं जो कि भूमिगत जल से बनते हैं उसको हम कहते हैं कास्ट स्थलाकृति या कास्ट लैंडफॉर्म्स। चाहे वो इरोजनल लैंडफॉर्म्स हो, चाहे वो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हो, एक सामान्यतः उनके लिए हम कास्ट लैंडफॉर्म्स टर्म का यूज करते हैं। अब आइए हम एक बार स्लोवेनिया की लोकेशन देख लेते हैं ग्लोब पर। मित्रों, अब हम लोग अपने चैप्टर में आगे बढ़ते हुए अध्ययन करेंगे भूमिगत जल से संबंधित 3 मंडलों का। आइए देखते हैं ये 3 मंडल कौन कौन से हैं। सबसे पहला ये आपको एक एरिया दिख रहा है, ये पहला मंडल है, ये हमारा दूसरा मंडल है और ये तीसरा मंडल है। तो जो हमारा पहला मंडल है ये है अनसैचुरेटेड जोन, दूसरा मंडल है सैचुरेटेड जोन और तीसरा मंडल है रॉक फ्लोवेज जोन। रॉक फ्लोवेज जोन, सैचुरेटेड जोन, अनसैचुरेटेड जोन। बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या है हम लोग सब पढ़ चुके हैं पहले से ही, लेकिन थोड़ा व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर एक बार फिर से जान लेते हैं। ये ऊपरी सतह है जहां से जल, यहीं से जल रिसकर नीचे की ओर जा रहा है और यहाँ पर जल पूरा हमारा एकत्रित हो जा रहा है। और जब जल एकत्रित हो जा रहा है, चट्टान बिल्कुल जल से भर जा रही है, तभी हम उसे कह रहे हैं सैचुरेटेड जोन, अर्थात जो हमारी रॉक को पूरी तरीके से जल से सैचुरेट हो गई है। सैचुरेशन या सैचुरेटेड जोन इसे हम नाम देते हैं। और जो हमारा ये वाला एरिया होता है ये थोड़ी हार्ड रॉक होती है, और हार्ड ये इसलिए होती है कि जो जल यहाँ पर एकत्रित हुआ है ये इसके नीचे ना जा पाए यहाँ से, क्योंकि अगर इसके नीचे चला जाएगा तो बहुत ज्यादा गहराई में चला जाएगा और हमें प्राप्त भी नहीं हो पाएगा, तो और प्रेशर भी नहीं बन पाएगा। प्रेशर तभी बनता है जब यहाँ पर ऊपर से जल आता रहे और यहाँ पर जो चट्टान हो वो अपारगम्य हो, और रॉक और जो पूरा वाटर है वो इसी लेयर में या इसी स्तर में एकत्रित होता रहे, इससे प्रेशर भी बनता है। और यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि ये वाली जो रॉक होती है ये बहुत ही अपारगम्य होती है, तो जल यहाँ नीचे नहीं जा पाता, ठीक। और ये वाली पारगम्य होती है, तो यहां से तो जल आपका आ रहा है और इस वाले में एकत्रित हो गया, लेकिन यहां इसके नीचे नहीं जा पा रहा है। तो कुल मिला के हमको यहाँ पर टर्म्स याद करने हैं। अनसैचुरेटेड जोन जिससे जल नीचे की ओर आ रहा है, सैचुरेटेड जोन जहां पर जल हमारा एकत्रित हो रहा है, और ये है रॉक फ्लोवेज जोन, इसके नीचे जल नहीं जा पाता, यहीं पर रुक जाता है, क्योंकि ये हार्ड रॉक वाला क्षेत्र होता है, क्योंकि इसकी गहराई बहुत ज्यादा होती है इस वाले तीसरे जोन की, और ज्यादा बाहर होने के कारण जो रॉक में जो रंध्र होते हैं वो बंद हो जाते हैं और इससे जल नीचे नहीं जा पाता है। और जल मेन जो हमारा एकत्रित होता है ये इस दूसरे जोन में होता है जिसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड जोन। इसके कुछ और टर्म्स हैं, जैसे जो हमारा पहला वाला जोन है अनसैचुरेटेड जोन, इसे वैडोज जोन नाम देते हैं, और जो हमारा दूसरा जोन है सैचुरेटेड जोन इसे हम फ्रीटीक मंडल भी कहते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा चीजें हमें नहीं समझनी है, आप मेन कॉन्सेप्ट तो समझ ही गए होंगे जिसकी हमने बात की कि जल यहाँ से आ रहा है और इस वाले मंडल में एकत्रित हो रहा है, नीचे नहीं जा पा रहा है क्योंकि इसकी ये जो लेयर है ये हार्ड रॉक की है, ये अपारगम्य है, जल इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है, और ऐसी स्थिति हो रही है कि जल हमारा इसी दूसरे वाले जोन में, दूसरे वाले लेयर में या कह सकते हैं स्तर में एकत्रित होता रहता है। इसे हम कहते हैं अनसैचुरेटेड जोन या वैडोज जोन। ये है सैचुरेटेड जोन या फ्रीटीक मंडल,
और तीसरा है रॉक फ्लोवेज जोन। तो ये है हमारे भूमिगत जल से संबंधित 3 मंडल। अपने इस चैप्टर के लास्ट में आइए अब हम एक और इम्पॉर्टेंट चीज का अध्ययन करें, आवश्यक दशाएं। अर्थात हमने भूमिगत जल क्या होता है ये समझ लिया, क्या क्या उसके इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं ये देख लिए, कौन कौन से मंडल होते हैं ये भी देख लिए, और किस प्रकार से वो कार्य करता है रिसाव करके, इन सब चीजों को हमने बेसिक के रूप में समझ लिया। अब हम लोग ये देखेंगे कि बेसिकली वो कौन कौन सी ऐसी दशाएं हैं जहां पर भूमिगत जल अपने कार्य को करेगा। क्योंकि आपको याद होगा जब हम नदी वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहां मैंने एक बात बताई थी कि नदी का जो कार्य होता है उसे हम त्रिपथ या त्रिकल कार्य कहते हैं। नदी बहुत बड़े पैमाने पे अपरदन, निक्षेपण और परिवहन तीनों कार्यों को करती है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अगर लैंडफॉर्म्स किसी के हैं, इम्पोर्टेंट तो खैर सभी के हैं, लेकिन अब बेसिकली फोकस जिस पे होता है, विद्वानों ने स्टडी भी ज्यादातर जिसकी की है वो है रिवर या रनिंग वाटर, क्योंकि उसका कार्य बहुत ही विस्तृत है। इसकी अपेक्षा भूमिगत जल जैसे जो हमारे कारक हैं इनका कार्य सीमित है, कुछ विशेष दशाओं में ही अपने कार्य को कर पाते हैं। कुछ ऐसी क्राइटेरिया बनी हुई है, कुछ ऐसी लिमिट्स इनकी हैं, हर जगह ये अपने कार्य को नहीं कर पाएंगे। तो वो क्या क्या इनकी सीमाएं हैं, क्या लिमिट्स हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहली जो दशा होनी चाहिए वो होनी चाहिए घुलनशील चट्टान। जहां से इसका रिसाव हो रहा है वो चट्टान भी घुलनशील होनी चाहिए, और जहां ये अंदर जा रहा है जल रिस के अंदर के चट्टान भी घुलनशील होनी चाहिए। क्योंकि जब तक घुलेगा नहीं, वो रॉक घुलेगी नहीं, तब तक लैंडफॉर्म्स नहीं बन पाएंगे। तो ग्राउंड वाटर के वर्क के लिए सबसे पहली जो आवश्यक दशा होनी चाहिए घुलनशील चट्टान। अगर उस चट्टान घुलनशील नहीं है, बहुत हार्ड है, तो ग्राउंड वाटर अपने कार्य को नहीं कर पाएगा। लाइमस्टोन या डोलोमाइट। लाइमस्टोन जैसा कि आप बगल में देख रहे होंगे चित्र में, लाइमस्टोन और डोलोमाइट ये बहुत ही घुलनशील प्रकार की चट्टानें होती हैं, और इस प्रकार के चट्टानों पर अपने कार्य को ये कर सकता है जो हमारा ग्राउंड वाटर है। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब हम लोग पुराने चैप्टर्स पढ़ रहे थे तो वहां हमने देखा था कि अपरदनात्मक यंत्रों की मात्रा भी अगर कारकों में अधिक हो जाती है, जैसे नदी है, ग्लेशियर है, चाहे विंड है, तो वो उसका निक्षेपण करने लगते हैं और अपरदन कम हो जाता है। और अपरदनात्मक यंत्रों की मात्रा अगर अधिक हो जाती है या बहुत ज्यादा कम हो जाती है तो हमारा अपरदन प्रभावित होता है। एक सामान्य मात्रा होनी चाहिए अगर हमें अपरदन अच्छे से, एक सामान्य मात्रा होनी चाहिए अगर एक मॉडरेट स्थिति में इरोजनल टूल्स होंगे तो ये अपरदन इत्यादि की क्रिया तेजी से हो पाएगी। ऐसा नहीं है कि अगर हम इरोजनल टूल्स बहुत ज्यादा कर देंगे तो इरोजन ज्यादा होने लगेगा, तब भी इरोजन कम हो जाता है। ये चीजें हमने वहां पर पढ़ी थी। वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है कि अगर चट्टान बहुत ज्यादा पारगम्य है तो इरोजन नहीं हो पाएगा। पारगम्य होनी चाहिए, क्योंकि पारगम्य रहेगी तो ही जल नीचे रिस के जा पाएगा और अपने कार्य को कर पाएगा ग्राउंड वाटर। लेकिन अगर बहुत ज्यादा पारगम्य हो जाएगी चट्टान तो पूरा का पूरा जल एक बार में ही अंदर चला जाएगा और वो रिसाव की प्रक्रिया है वो नहीं हो पाएगी और हमारे लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए चट्टानें पारगम्य होनी चाहिए लेकिन बहुत ज्यादा पारगम्य नहीं होनी चाहिए। और आखिरी पॉइंट, रेनफॉल। ऐसे क्षेत्रों में रेनफॉल ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा रेनफॉल होगी तो ही हमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ग्राउंड वाटर स्टोर हो पाएगा और रिसाव होगा, लैंडफॉर्म्स बनेंगे। तो ये कुछ आवश्यक दशाएं हैं, घुलनशील चट्टान, लाइमस्टोन डोलोमाइट, ज्यादा पारगम्य न होना रॉक्स का, और रेनफॉल अधिक होना। जितनी भी हमने टॉपिक्स का आज अध्ययन किया उसको एक बार फिर से देखने, क्योंकि चैप्टर काफी लंबा हो गया। इससे एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको पूरा क्लियर भी हो जाएगा कि हमने क्या क्या आज अध्ययन किया। सबसे पहले हम लोगों ने ग्राउंड वाटर के बेसिक को देखा, क्या इसकी डिफिनेशन है, कैसे ये काम करता है। एक हमने अच्छा एक इसका इंट्रोडक्शन समझा था वहां पे, और रीजनल स्टडी भी की थी कि
प्लेटू एरिया में इसकी स्थिति कैसी है, माउंटेन एरिया में कैसी है और प्लेन एरिया में कैसी है। फिर हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखे, एक्वीफर, आर्टिजियन वेल, वाटर स्प्रिंग और कास्ट। इसके पश्चात हम लोगों ने 3 मंडल जो कि ग्राउंड वाटर से रिलेटेड हैं, अनसैचुरेटेड जोन, सैचुरेटेड जोन और रॉक फ्लोवेज जोन, इनका अध्ययन किया। और सबसे अंत में जो हमारी आवश्यक दशाएं होती हैं जो कि ग्राउंड वाटर के कार्य को करने के लिए ज़रूरी हैं, तभी ग्राउंड वाटर अपने कार्य को कर पाएगा, तभी अपने लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन कर पाएगा। तो वो जो हमारी आवश्यक दशाएं हैं उनका हमने अध्ययन किया। तो बेसिकली इन 4 चीज़ों का हमने आज अध्ययन किया काफ़ी गहराई से, और पार्ट 1 हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आगे अब हम लोग पार्ट 2 में इसकी इरोजनल लैंडफॉर्म्स का अध्ययन करेंगे। इसकी इरोजनल लैंडफॉर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भी हैं, बहुत ढेर सारे लैंडफॉर्म्स इससे बनते हैं। तो जुड़े रहिए, हम लोग अगले पार्ट में लैंडफॉर्म्स पे बात करेंगे।